सेठी साहब, अब इस बात की कितनी अहमियत रह गई कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्पांस आया वो आपके सामने है, फौज की तरफ से जो आया वो आपके सामने है, बल्कि आज जो डेवलपमेंट हुई है उसमें यह भी कहा गया है कि DGISI को पता था कि उनकी रिपोर्टिंग लाइंस क्या हैं, उनको जनरल कियानी को जाके ब्रीफ नहीं करना चाहिए था फौरी तौर पर जब मंसूर इजाज से मिले। इन सो मेनी वर्ड्स ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर के पास आना चाहिए था। इन्हीं ख्यालात का इजहार मंजूर भट्टू साहब ने किया था गुज़िश्ता रोज़। तो आपको क्या लगता है, अब एक तरफ से फौज की तरफ से एक पोजीशन ले ली गई है, गवर्नमेंट की तरफ से एक पोजीशन ले ली गई है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो तलखी है ये कम होगी या ये जो रिगर है इसको मिटिगेट किया जाएगा, खासतौर पर जब चौधरी साहिबान भी मिले हैं आर्मी चीफ को जाके? देखिए, ये भी बयान जो है ना, ये भी कोई फजूल बयान है। उसकी वजह ये है कि ये अब कोई वक्त है ये बातें करने का कि लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग क्या है। ये अब इनको अब याद आया है लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग क्या है। पहले दिन से लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग वही हैं जो अभी भी हैं। DGISI जो है वो जनरल कियानी की अपॉइंटमेंट है। जनरल कियानी ने मुझे खुद कहा था एक ब्रीफिंग में कि इनकी जो प्रमोशन है वो तो मेरे हाथ में है। मेरी प्रमोशन या मेरी एक्सटेंशन प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, इनकी तो मेरे हाथ में है। दोज आर द रूल्स। अब दिस इज द वे द आर्मी चीफ सीज इट एंड दिस इज द वे द ISI सीज इट। तो ये क्या बात हुई कि जी रिपोर्टिंग करे वो पहले प्राइम मिनिस्टर को और बाद में जाके आर्मी चीफ को रिपोर्टिंग करे? हकीकत ऐसे नहीं है। और इस वक्त कानून की बात करना जो है फजूल बात है। ये मैं नहीं समझता। दिस इज नो टाइम फॉर दिस सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस। अर्ज ये है कि इस वक्त बैठ के जो गलत फहमियां हैं उनको दूर किया जाए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को एक बात की समझ आनी चाहिए कि किसी सूरत में भी फौज मार्शल लॉ नहीं लगा सकती अगर वो लगाना भी चाहे। प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई हटाया जा सकता है तो पार्लियामेंट के जरिए हटाया जा सकता है, या कोई ऐसी चीज वो हरकत करें जिसके जरिए अदालत उनको किसी तरीके से उनको नाअहल करार दे दे। तो और कोई तरीका नहीं है। अर्ज ये है कि जब ये डिफेंस सेक्रेटरी पहले लगे थे तो वो भी तो फौज के कहने पे लगाए थे ना, एक जनरल थे वो। जो नए सेक्रेटरी डिफेंस लगे हैं वो भी तो एक फौज के कहने पे लगाए गए हैं ना। तो ये फौज के अपने बंदे हैं, वो डिफेंस मिनिस्ट्री उनकी अपनी मिनिस्ट्री है। अब आज बातें करना कि जी लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग ये और लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग में, फजूल बात है। एक ही लाइन ऑफ रिपोर्टिंग है, दी एवरी आर्मी मैन रिपोर्ट्स टू द आर्मी चीफ, फुल स्टॉप, इंक्लूडिंग DGISI, फुल स्टॉप, खत्म हुई बात। अच्छा सेठी साहब, एक ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इसी स्टॉर्म के दौरान, इसी तूफान के दौरान जब चौधरी निसार साहब बयान देते हैं, शहबाज शरीफ साहब बयान देते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी खामखा इस तरह की बातें कर रहे हैं फौज के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ। अब ऑफ ऑल द पीपल अगर चौधरी निसार साहब ये बात करते हैं, जो कि खुद असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ISI पे इतनी तनकीद करते रहे, बेशुमार बातें कहते रहे, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, बिल्कुल मौका परस्ती है, गलत बात है। चौधरी साहब ने बहुत सख्त बातें की हैं फौज की क़यादत के खिलाफ, और ये तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई खास बात नहीं की है कंपेयर टू जिस किस्म की बातें चौधरी साहब ने इनडायरेक्टली बातें की हैं। मगर अर्जी है, और ये याद रहे कि मियां नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने एबटाबाद के बारे में खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा था कि दाढ़ी में कोई तिनका है या दाल में कोई काला है। तो ये बात तो पहला जो शक था वो तो ऑपोजिशन की तरफ से आया था, हालांकि गवर्नमेंट जो है 100% फौज के साथ थी उस वक्त। तो अर्ज ये है, ये क्यों कह रहे हैं चौधरी साहब? चौधरी साहब को डर लग रहा है कि ये ना हो कि ये कोई गड़बड़ हो जाए और फौज एक्शन ही ना कुछ कर दे इस हुकूमत के खिलाफ, और वो एक्शन ऐसा होगा कि सारे लगे ना जाए उसमें। इसलिए चौधरी साहब और शहबाज शरीफ साहब जरा सॉरी करके, शहबाज शरीफ साहब तो खैर हमेशा से ही, मगर चौधरी साहब भी अब थोड़े से जरा ख्याल रख रहे हैं कि फौज हमारे से ज्यादा नाराज ना हो जाए, या ना हो कि सारे लगे जाइए। तो इसलिए चौधरी साहब ने सोचा कि ये जरा फौज को जरा सॉफ्ट कर किया जाए और इधर हार्ड लाइन ले ली जाए और गवर्नमेंट को लतारा जाए। ये बिल्कुल मौका परस्ती है, ये मैं समझता हूं ये इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। इस वक्त जरूरत यह है कि ऑपोजिशन, आर्मी एंड गवर्नमेंट शुड बी ऑन द सेम पेज, फुल स्टॉप। अच्छा सेठी साहब, एक और बात के आप जब कल प्रेसिडेंट साहब खिताब करेंगे, कल ऑब्वियसली कल तकरीर भी करेंगे, तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि जी क्या कल वाकई इस हुकूमत का, जरदारी साहब का जो वाज़ेह स्टांस है इस पूरे मामले में वो सामने आ जाएगा, या आपको क्या लगता है कि जरदारी साहब अवॉइड करेंगे कि फौज और ISI के खिलाफ या इस तरह कुछ साजिशों के बारे में बात ना की जाए? आपको क्या लगता है? नहीं, मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि देखिए ना, इतना कुछ तो बिल्डअप हो गया है। अब प्राइम मिनिस्टर ने ये बातें कर दी हैं, और भी बातें हो गई हैं इतनी। डिफेंस सेक्रेटरी की बात हो गई, स्टेट विद इन स्टेट की बात हो गई, और भी अब अभी तक ये बयान आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि या गवर्नमेंट को ये इतला है या सोच है उसकी कि उनका वक्त खत्म हो गया है, और फौज और अदालतें और ऑपोजिशन
सब जो हैं और आवाम, वो एक ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि गवर्नमेंट का टाइम खत्म हो गया है। अब वो ये देख रहे हैं कि अगर टाइम खत्म ही हो गया है तो फिर ठीक है, फिर माइट एज वेल गो डाउन फाइटिंग। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो रवैया इख्तियार किया गया है वो यही है, हार्ड लाइन का, कि ठीक है फिर शहीद होकर निकलते हैं क्योंकि हमारा वक्त आ गया अब। मगर मैं आपसे अर्ज करूं, मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट को ये इस किस्म की हार्ड लाइन इस वक्त लेनी चाहिए। ये अभी भी मौका है, ये मेमो गेट कहीं भी नहीं जाएगा, मेमो गेट की चलने दें। ये अभी बहुत लंबा तवील अरसा मेमो गेट में फंसा रहेगा ये सारा कुछ। अभी तो पहली इंक्वायरी स्टेज है, जैसे मैंने कहा, ये तो 6 महीने में भी इसकी रेजोल्यूशन नहीं नजर मुझे आती। गवर्नमेंट क्यों इतनी वर्कअप हो गई है इस चीज के ऊपर? गवर्नमेंट अपना कॉन्सेंट्रेट करे गवर्नेंस करने में, और गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट करे अगली मार्च की इलेक्शन और सर्वाइवल के ऊपर। गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है इस स्टेज पे ये टक्कर लेने की। और अगर इनका ये ख्याल है कि कुछ फैसले हो गए, ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो आर्मी चीफ का जो बयान आया है ये बहुत इंडिकेटिव है। आर्मी चीफ ने कहा है ये कि हम बिल्कुल, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज करें। अरे भाई, क्या जरूरत थी उनको ये कहने की? ये उनका एक तरीका है कहने का, स्टेबलाइज करने का इस चीज को, ताकि और मामला बिगड़ ना जाए। तो ये इसकी तस्लीम करना चाहिए ना। ये उनकी बड़ी, मैं समझता हूं बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है आर्मी चीफ की तरफ से। हाँ, उन्होंने जाहिर है कि वो नेशनल इंटरेस्ट की भी बात की है, मगर ये नेशनल इंटरेस्ट की जो बात की है उन्होंने फिर वही पुराना हवाले की तरफ हो गए हैं, मेमो गेट की तरफ, और इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि इसका ताल्लुक नेशनल इंटरेस्ट के साथ है। अब वो वहां से हट नहीं सकते, उन्होंने 2 बार वो बात ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के आगे कह दी है, तो उनको अपना स्टांस मेंटेन करना पड़ेगा। मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था उनका, इसको तस्लीम करना चाहिए था और इसकी खैर मकदम करना चाहिए था। उसकी जगह इन्होंने फिर कोई ड्रामा कर दिया है हुकूमत ने। अच्छा सेठी साहब, वो तो खैर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी इट्स एक्सट्रीमली वेल टेकन, सब कुछ है, लेकिन जब रिप्लाई फाइल कर रहे हैं तो उसके अंदर रिपोर्टिंग लाइंस की बात आ रही है। बहरहाल, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आज ये कहते हैं कि मैं रहूं ना रहूं, ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत जो है जरूर पूरी करेगी, सो डज इट सजेस्ट कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ पता लग रहा है या उनको अंदाजा हो गया कि यार मेरा ऑफिस जो है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो खतरे में? हाँ देखिए, अब अगर आप लॉजिकली वर्कआउट करें तो क्या उनके जहन में क्या बात हो सकती कि उन्होंने कहा मैं जा सकता हूं मगर पार्लियामेंट रहेगी। मतलब उनका यह कहने का है, मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है ना कि उनको अदालतें उनको कहे कि जी आप ये करें, नहीं तो ये होगा, और वो आगे से कहते हैं नहीं मैं करता। ठीक है ना, वो ऑर्डर होता है आप ये करें, ये कहते हैं मैं नहीं करता। पहले भी हुआ ना, आपको पता ना, वो वक्त आ रहा है कि वो खत लिखें, नहीं लिखता, फलानी चीज करें, नहीं करता, फलाने को अपॉइंट करें, नहीं करता। यू नो व्हाट आई मीन? तो अर्ज ये है कि अगर वो स्टेज आ गई और इनको ये कह दिया कि आप करें, नहीं तो कंटेम्प्ट, तो देखिए ना, द मिनट द प्राइम मिनिस्टर इज हॉल्ड अप फॉर कंटेम्प्ट, और अगर ये कंटेम्प्ट हो ही जाती है और कन्विक्शन हो जाती है तो ही कांट रिमेन प्राइम मिनिस्टर। तो उनका ये कहने का, आई थिंक व्हाट ही सजेस्टिंग इज कि अगर ऐसी बात हुई तो आई विल से नो, कर ले जो आपने करना है, आप कंटेम्प्ट में मुझे डाल दें, कंटेम्प्ट कर दें, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं रहूंगा, हमारी पार्टी, हमारा अलायंस कोई नया प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लेगा। यहां तक वो इशारा करने को, और जरूरत पड़ी तो हम अपने ऑपोजिशन और ये लोगों इनके साथ मिलकर भी हम पार्लियामेंट को बरकरार रखेंगे। तो बेसिकली द आइडिया इज कि सैक्रिफाइस करने के लिए पीपल्स पार्टी अब तैयार हो गई है। पहले याद है आपको बात होती थी जरदारी साहब की कि जरदारी साहब नहीं रिजाइन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब तैयार हैं अपना सर देने के लिए, टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट। अच्छा सेठी साहब, आपने जो बात की, आपने कहा कि अगर कोई ऑर्डर ऐसा आता है और जिसकी ऑब्वियसली हुकूमतदूली होती है, कंटेम्प्ट लग जाती है, लेकिन अभी तक जो टेंशन सामने आई है वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि मेरा जो बयान था वो सेक्रेटरी डिफेंस के हवाले से था, और ये भी कहा गया है मुख्तलिफ अखबारी इतलात के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब को ये भी इंडिकेट किया गया है कि आपके खिलाफ बहुत से करप्शन के चार्जेस हैं या कहीं बहुत मवाद इकट्ठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ। तो आपको नहीं लगता खतरा उन्हें कोई दूसरी साइड से प्राइम मिनिस्टर साहब को? नहीं, और कोई खतरा नहीं है यार। देखो, करप्शन चार्जेस, आप 100 करप्शन चार्जेस लगा दें तो आपका ख्याल है एक दिन में करप्शन चार्जेस को प्रूव हो जाएंगे? और जरदारी साहब के साथ तो 10 साल हो गए, कोई नहीं प्रूव हो सका। किसी के खिलाफ यहां कुछ नहीं प्रूव होता इस मुल्क में। अर्ज ये है कि ये वो कोई खतरा नहीं है, वो तो अंडरमाइनिंग की बात है। कल को मीडिया के अंदर को फाइलें लीक हो जाती हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ये किया, ये किया, ये किया, तो वेयर इज द प्रूफ? आप उसको लेके जाएंगे, उस वक्त तक साल गुजर जाएगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इल्जाम लगाने तो बड़ा आसान होता है, फाइलें लीक करना बड़ा आसान होता है। मुझे याद है मुशर्रफ साहब के जमाने में यही ISI जो है ये चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ फाइलें लीक कर रही थी, और मुशर्रफ साहब लेते फिरते थे, देखिए जी ये चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया, तो और हम इनको ये आगे से जवाब देते थे कुछ भी नहीं किया। आपके जो बाकी लोग हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, ये कोई करप्शन है, ये कोई चीज नहीं है।
ये हमारे सामने ये बात रखें, हम चीफ जस्टिस को सपोर्ट करते हैं। तो अर्ज ये है कि ये चीजें चलती रहती हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सेठी साहब, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। जब वापस आएंगे तो इमरान खान साहब ने कल बड़ा ज़बरदस्त जलसा किया कराची के अंदर। मैं चाहूँगा आप उसके ऊपर भी कमेंट करें और कितना बड़ा डेंट डाला है उन्होंने PMLN को, इस हवाले से भी नाज़रीन बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, PTI का जलसा हुआ कराची के अंदर, बहुत कामयाब जलसा था, लाखों लोगों की ने शिरकत की और मखदूम जावेद हाशमी साहब भी एक रोज़ कबल PTI का हिस्सा बन चुके थे। सेठी साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात है, अहम बात है कि जावेद हाशमी साहब ने एक रोज़ कबल यानी कि 23 तारीख को लाहौर में, जब जिस दिन तक वो PMLN का हिस्सा थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा थे, कुछ बात कही थी। मैं चाह रहा था कि वो आप जरा सुन लें, कमेंट करें कि कितना मतलब ये एकदम हुआ या आपको इससे कुछ लगा। एक बात है नाज़रीन बड़ी अहम, जावेद हाशमी साहब ने लाहौर में कही है, वान इकबाल में, जरा सुनिए। यही सियासतदान ही मुल्क को बचाएंगे, मियां नवाज शरीफ बचाएगा, किसी और को इख्तलाफ हो। और मैं कहता हूँ इन सब को मिलकर पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना है। सेठी साहब, ये मखदूम जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं यही सियासतदान ही मुल्क को बचाएंगे, मियां नवाज शरीफ बचाएगा, और उसी दिन रात को फिर उनको मनाने की कोशिश की जाती है और वो फिर PTI का हिस्सा बन जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये एकदम हुआ या उस वक्त तक 23 तारीख को हाशमी साहब अपना जहन बना चुके होंगे कि वो जा रहे हैं PTI के अंदर? नहीं, मेरा ख्याल है जहन तो काफ़ी अरसे से परेशान था। ज़रा थोड़ी सी एक सेकंड लगाता हूँ, मैं 1-2-3 मिनट में मैं आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री क्या है। ये मखदूम साहब 2007 में, आपको याद होगा कि ये इलेक्शन की सीटों की बारी आई, वो 4 सीटों से इलेक्शन लड़े थे, 3 में जीते, 1 में हारे। मियाँ साहब चाहते थे कि वो रावलपिंडी वाली सीट रखें ताकि शेख रशीद साहब ना इलेक्शन अगली बाई इलेक्शन जीत सकें, और इन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपनी मुल्तान की सीट एक रखूँगा। एक मुल्तान की सीट वो शाम मुल्क कुरैशी को हार चुके थे, तो वो एक इशू था। मगर उससे पहले भी जब मियाँ साहब जद्दा में थे और शरीफ बरदरान मुशर्रफ के ज़माने में बाहर थे और एक लग्जरी की लाइफ लीड कर रहे थे, तो हाशमी साहब एज लीडर ऑफ द पार्टी जो थे वो जेलें काट रहे थे। तो मेरा ख्याल है हाशमी साहब की ये तवक्को थी कि जब इलेक्शन हो जाएगी तो फिर अगर हुकूमत नहीं बनेगी तो कम से कम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो इनको बनाया जाएगा, क्योंकि जिला वतनी के ज़माने में सारी ऑपोजिशन ही इन्होंने की और उसके लिए इन्होंने काफ़ी तकलीफें उठाई, जेलें काटी। मगर ऐसे हुआ कि जब वो हुकूमत बन गई और ऑपोजिशन बनी तो चौधरी निसार को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नवाज शरीफ साहब ने बना दिया, इनको नहीं बनाया। तो पहली तो मैं समझता हूं कि ये 2 चीजें टेंशन हो चुकी थी, सीट के ऊपर भी और उसके बाद ये ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ऊपर भी। तीसरी बात ये कि आपको याद होगा कि मियां साहब ने जब हुकूमत ज्वाइन की थी, शुरू में आपको याद है 4-5 मिनिस्टर्स नून के बने थे जरदारी साहब के साथ मिलकर, उसमें मियां साहब ने हाशमी साहब का भी नाम दिया था, मगर हाशमी साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैंने मुशर्रफ से ओथ नहीं लेना है। हालांकि बाकी सब लोगों ने ओथ लिया मगर इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने उस वक्त भी इशू बनाया था ये। तो ये तीसरा एक प्रॉब्लम बन चुका था मियां साहब के साथ दरमियान और हाशमी साहब की। उसके बाद याद है आपको प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात आई और उस वक्त मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने यह बयान दिया था कि अगर हाशमी साहब को खड़ा किया जाए तो क्यू वाले जो हैं ये इनको सपोर्ट करेंगे और नून वाले अगर इनको पुटअप करते हैं। और हाशमी साहब की ये कोशिश थी कि शायद अगर इनको नॉमिनेट कर दिया जाता एज अ जॉइंट कैंडिडेट तो वो बेहतर होता। जीते या ना जीते तो अलग बात थी, मगर हुआ क्या, मियां साहब ने नई घास डाला। मियां साहब ने जाके जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब को नॉमिनेट कर दिया। उससे ये हुआ कि उनको 70-80 वोट मिल गए, मुशाहिद हुसैन को 30-40 मिल गए, पता नहीं कितने मिले। बहरहाल वो हाशमी साहब नाराज हो गए। अगर कम से कम एक यूनाइटेड कैंडिडेट होता तो और हाशमी साहब की इज्जत हो जाती उसमें, मगर मियां साहब ने वो नहीं किया। तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स रहे हैं। और फिर अब आप देखिए ये जो सीट आ रही है आगे, बाई इलेक्शन होगी कुरैशी साहब की सीट की, उसके ऊपर भी हाशमी साहब ये चाहते थे कि ये सीट जो है उनके सन इन लॉ को मिलनी चाहिए, टिकट मिलना चाहिए नून का। मगर हाशमी साहब को ये खदशा था कि शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई बातचीत हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर की के जो बेटा है उसके लिए वो सीट छोड़ दी जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मतलब है एक चीज के बाद दूसरी चीज पाइल अप करती गई हाशमी साहब और मियां साहब के दरमियान जो प्रॉब्लम्स रहे हैं। तो इसलिए ये वक्त ऐसा आया कि हाशमी साहब ने ये फैसला किया कि अब शायद उनका कितना बड़ा डेंट डाल गया सेठी साहब?
कितना डेंट बड़ा तो डेंट पड़ा है बन यार, गया? डेंट तो पड़ा है। देखिए इस किस्म की जब चीज होती है तो डेंट तो पड़ता है। और आगे आप देखते जाइए, छोटा मोटा डेंट नहीं है, डेंट पड़ा है। मगर अर्ज ये है कि मैं अब जब सोचता हूं कि हाशमी साहब कहां जाके बैठेंगे, तो वहां भी मुझे थोड़े से परेशानी होती। क्या हाशमी साहब उन्हीं लोगों के साथ बैठेंगे जिनके साथ जब ये जेल में थे और वो पावर में थे? समझे मेरी बात? ये सारे मुशर्रफ के लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हो जाएं, या मेरे दोस्त खुर्शीद कसूरी साहब हो जाएं, या मेरे दोस्त सरदार आसिफ अहमद अली साहब हो जाएं, और भी बड़े दोस्त मुशर्रफ के ज़माने वाले, मेरे पर्सनल दोस्त, एक सियासी तौर पे इत्तफाक नहीं है। तो ये तो वो लोग हैं जिनके खिलाफ हाशमी साहब ने इतनी जद्दोजहद की थी। तो अब कैसे इनके साथ बैठेंगे? कुरैशी साहब के साथ बैठेंगे जिनके साथ सदियों का एक लड़ाई झगड़ा है, जिसमें पता नहीं कितने कितने डायमेंशंस हैं। तो मैं ये मुझे समझ नहीं आती कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बनाते रहे, और मियाँ साहब ने भी एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोजीशन इख्तियार की हुई है। उधर ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो इमरान खान की पार्टी में घुस रहे हैं, और ये उनके साथ जाके वहां बैठेंगे। सेठी साहब, मैं चाह रहा हूं आपको एक क्लिप दिखाऊं। क्या कहा जावेद हाशमी साहब ने कल जलसे के अंदर, वो बड़ा अहम है। नाज़रीन ये क्लिप है, ये जरा सुनिए। ये ठीक है, ये आपकी मजबूरी है, तरह तरह के लोग आएंगे आपके पास, लेकिन हम वो लोग भी आ गए हैं जो ब्रेक भी लगाएंगे। इमरान खान जो वादा आपने किया था मेरे साथ, कौम के साथ, उसे पे चलता रहना है। ना चले तो हाँ मैं बागी हूँ। मैंने कहा मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ। सेठी साहब बड़ी अहम बातें की हैं जावेद हाशमी साहब ने कि ब्रेक भी लगा देंगे हम, कि बहुत से लोग आएंगे लेकिन हम वो लोग आ गए जो ब्रेक भी लगा देंगे। मुश्किल है जी ब्रेक लगाना इमरान खान साहब को। हाशमी साहब ब्रेक नहीं लगा सकेंगे। ये अकेले होंगे उस काबीना में या उस ऑपोजिशन में जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट होंगे, क्योंकि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ बहुत सफ़र किया। वहाँ मुझे और कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट बंदा नज़र नहीं आता। हो सकता है आगे और लोग हो जाएं, इनकी कोई कंस्टिट्यूंसी बन जाए, मगर मुझे नहीं नज़र आता कि हाशमी साहब इनके साथ ज़्यादा देर चल सकेंगे। अरे सेठी साहब, आपने ये बात तो कर दी है जावेद हाशमी साहब के हवाले से कि वो ब्रेक नहीं लगा सकेंगे, और आपको क्या लगता है कि जो बातें इमरान खान साहब अब कह रहे हैं, मियाँ साहब को ऑब्वियसली ललकार रहे हैं, वो एक क्लिप है बड़ा दिलचस्प, मैं चाहूँगा कि वो आप ज़रा सुन लें, उस पर कॉमेंट कीजिए। मियाँ साहब, ये मैच जरा जल्दी करें, ये मैच जल्दी करें, ये ना हो सके आपको टीम ही ना मिले। सेठी साहब, ये मुमकिन है कि मियाँ साहब के पास टीम ही ना रहे या टीम बिल्कुल ही फारिग हो जाए? हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि टाइम इज रनिंग आउट और नवाज शरीफ साहब, तो आप याद है मियाँ साहब तो काफी अरसे से कह रहे हैं जी 2020 टेस्ट मैच आउट, 10 ओवर मैच खेलें, याद है आपको? तो अब तो इमरान खान साहब यही कह रहे हैं कि जी 10 ओवर मैच की तैयारी करें, तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है दोनों को लग रहा है ऐसे कि टाइम इज रनिंग आउट, दोनों तैयारी कर रहे हैं अब, तो फाइनल मैच अब इन दोनों के दरमियान ही होगा। वो पीपल्स पार्टी तो जिसे कहते हैं ना फारग हो गई है वो तो। सेठी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।